प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 7 दिसंबर 2020 आफ्टरनून शिफ्ट के हमने 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, एक छात्र ने पेनों का एक डिब्बा 24 रुपये में 8 पेन की दर से खरीदा और सारे पेन 45 रुपये में 9 पेन की दर से बेच दिए। इस सौदे में उसे 240 रुपये का लाभ हुआ। डिब्बे में पेनों की संख्या कितनी थी? तो देखो भाई 8 पेन खरीदे कितने रुपए में? 24 रुपये में। एक पेन का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। एक पेन का सीपी कितना हो जाएगा भाई? टोटल 24 रुपये में खरीदे और कितने पेन हैं? 8, तो 8 से भाग दे दो। एक पेन का सीपी आ जाएगा 3 रुपये। ठीक है। और एक पेन का एसपी निकालेंगे तो भाई 45 रुपये में 9 पेन के हिसाब से बेच रहा है, तो एक पेन का कितना हो जाएगा? 45 को 9 से भाग दे दो। एक पेन 5 रुपये में बेच रहा है। फिर लाभ देखो कितने रुपए का होता है भाई। एक पेन हमने 3 में खरीदा और 5 के हिसाब से बेच रहे हैं, यानी 2 रुपये का लाभ है एक पेन के ऊपर। एक पेन के ऊपर 2 रुपये का लाभ। और बोलता क्या है? 240 रुपये का कुल लाभ हुआ है। तो लाभ हमारा 2 रुपये है और ये बोल रहा है 240, यानी कितने गुना है इसका? 240 कितने गुना है? 120 गुना लाभ है। तो पेन भी कितने हो जाएंगे? 120 गुना, यानी पेन एक नहीं, पेन कितने हैं? 120 से गुणा कर दो, 120 पेन है। ठीक है, एक तरीका थी। दूसरा ऐसे लिख सकते हो भाई, एक पेन का सीपी निकाल लिया, एक पेन का हमने एसपी निकाल लिया। लाभ कितना है? 2 रुपये का। लाभ कितना है? 2 रुपये का। यदि लाभ 2 रुपये है तो पेन कितने हैं? 1। लाभ 2 रुपये है तो पेन कितने हैं? 1। और लाभ 1 रुपये हो तो पेन 1/2। और लाभ 240 रुपये हो तो पेन तो गुणा में 240 कर दो। बात वही देखो, 1/2 गुणा में 240। ठीक है, इन 240 को 2 से ही भाग करना, कितना है? 120। जैसे लिख सकते हो वैसे कर लेना। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने बता दिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याएं p और q इस प्रकार हैं कि p के 2% और q के 2% का योग p के 2% और q के 6% के योग का 2/3 है। 2/3 मतलब 2/3। ठीक है, p के 2 गुने और q के 5 गुने के बीच का अनुपात क्या होगा? तो पहले p और q का अनुपात निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? देखो, p के 2% और q के 2%, यानी p का 2%। ठीक है, तो क्या मान लेंगे हम? 2p%। ठीक है, प्रतिशत इसके साथ ही रखो। p का 2% हो जाएगा प्लस ऐसे q का 2%। ठीक है, q का 2% का योग मैंने दोनों को जोड़ दिया। किसके बराबर है? p के 2%, p के 2% और q के 6% के योग। तो योग करो, q के 6%, 6% का 2/3 है। का 2/3 मतलब इसका 2/3 है, तो इसका 2/3 कर दो, गुणा में 2/3, और ये अब बराबर है। अब इसको हल कर दो। 3 इस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, भाई साइड भाग में है, उस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देखो, 3 से गुणा करेंगे तो 6p% प्लस 6q% बराबर, इसको 2 से गुणा करेंगे 4p% प्लस 6 गुणा 2 12q%। p और q का मान आ जाएगा यहाँ से। p एक साइड कर लो, q एक साइड कर लो। इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2p%। क्या को उस साइड ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। 12 में से 6 घटा देंगे, 6q%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 बार में। ठीक है, अब देखो p का मान तो ये होता है भाई, और q का मान इस साइड ये होगा। ऐसा क्यों होता है? तो देखो,
क्यू इस साइड आएगा तो भाग में, इन पी बटा क्यू, इधर क्या है 3 और इस साइड क्या 1, इन 3 बटा 1। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इन पी का मान कितना आया 3 और क्यू का मान कितना आया यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, पी अनुपात क्यू। ये तो पता चल गया कितना है, पी का मान 3 है तो क्यू का मान 1 है। लेकिन पूछा क्या है, पी के 2 गुणे और क्यू के 5 गुणे। पी को तो 2 से गुणा कर दो और क्यू को 5 से गुणा कर दो, इसका अनुपात बताना है तो बता दो। 3 गुणा 2 6 अनुपात 5। ठीक है, 6 अनुपात 5, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 65% ए और बी वस्तुएं खरीदने पर व्यय किया और शेष राशि की बचत की। उसने वस्तु ए खरीदने हेतु 1800 रुपये और बी वस्तु खरीदने हेतु 3270 रुपये व्यय किए। उसकी बचत राशि कितनी थी? भी देखो, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 65% खर्च कर दिया। आप आय अपने आप में 100% और 100 में से खर्च कितना कर दिया 65, तो बचत कितनी हुई भाई 35% की हुई ना, ये प्रतिशत है मान लो भाई। 100% में से 65% खर्च कर दिए तो कितनी इनकम बची उसकी बचत 35%। अब देखो खर्च किया कितना उसने, ए राशि पे क्या है, ए वस्तु जो भी खरीदी उसने 1800 रुपये और बी वस्तु जो भी खरीदी है उसका मूल्य कितना था 3270 रुपये, 0705, यानी 5000 रुपये 70 खर्च कर दिए। और प्रतिशत में खर्च कितने किए हैं, शुरू में देखो 65%। ठीक है, यानी 65% की वैल्यू ये है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 65 से भाग दे दो। हमें निकालना क्या है, देखो उसकी बचत राशि कितनी थी, बचत निकालनी है ना कि इनकम। इनकम निकालना 100 से गुणा कर दो, उसकी आय निकालनी है तो बचत निकालना है, तो बचत कितनी है 35%, तो गुणा में 35, क्योंकि ये 1% की वैल्यू आएगी और हमें चाहिए 35% की वैल्यू, तो गुणा में 35। 5 से कैंसिल करेंगे 7, 5 से 13, 13 से 3 बार में 39, 11, 13 में 117 और 0, 7 से गुणा कर दो इसको, 0 6 7 21 और 6 27। ठीक है, 2730 रुपये की वह बचत करता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, इस सिंप्लीफिकेशन का है तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले ब्रैकेट ये है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो इसका मान देखो क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम दोनों में क्या है, दोनों कुछ कॉमन नहीं है 5 और 2 में, तो क्या करें क्रॉस गुणा कर दो। 2 गुणा 3 6 और 5 गुणा 1 5, बीच में साइन माइनस का है तो घटा दो, 6 में से 5 घटाएंगे 1 और नीचे क्या है 5 गुणा 2 10, यानी 1/10। इसका मान क्या आ जाएगा 1/10, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा मान 1/10। उसके बाद देखो भाई क्या हल होगा, ब्रैकेट के बाद ऑफ। ठीक है, ऑफ का मतलब का यानी साइन होता है गुणा का, लेकिन ये भाग से पहले हल होता है भाई, तो इसको हल कर दो 3 से। ध्यान इस बात पे रखना, पहले भाग को हल कर दोगे तो गलत हो जाएगा, पहले ऑफ को हल करना पड़ेगा। 3 से 1 3 से 2, अब कैंसिल नहीं होता। ठीक है, अब यह क्या बचेगा 5/8। ठीक है, अब देखो 8/3, साइन भाग का है पलट जाएगा गुणा में, अगली संख्या पलट जाएगी, क्या है 5/8, तो क्या हो जाएगी 8/5 प्लस ये क्या है 4/9, भाग का साइन है तो पलट जाएगा किसमें गुणा में, अगली संख्या पलट जाएगी, क्या है 1/10, तो क्या हो जाएगी 10/1। ठीक है, गुणा में 9/25 प्लस 3 अब इसको हल कर लो, देखो इसको हल कर लो यहीं पे, तो क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 से करेंगे 3 बार में, यानी 4/15 लिख लो इसको, प्लस 4/15 माइनस 4/9, भाग का साइन पलट दो, लास्ट में भाग है तो गुणा, संख्या हो जाएगी 3/2। अब इसको हल कर दो। अब देखो ये कैंसिल नहीं होता क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ये होता नहीं। 8 गुणा 8 64/15 प्लस, अब ये भी कैंसिल नहीं होता, नहीं होता 4/9 10, यहाँ से देखो गुणा में 9/25 है, 9 से 9 कैंसिल कर दो क्योंकि इसके बीच में साइन गुणा का है, इसमें गुणा का है। 5 से 2 और 5 से
5। ठीक है, आगे साइन प्लस का है, 4 गुणा 2 8 बटा 5। यहां तक हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, प्लस 4 बटा 15 माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो देखो 3 से 3, 2 से 2 बार में 2 बटा 3। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 15। 15 से भाग देंगे 1 यानी 64 प्लस 3, 3 गुणा 8 24 प्लस 4 माइनस 3 से 5 बार में 5 गुणा 2 10। ठीक है, माइनस का 10 है तो 24 में से 10 पहले घटा दो, क्या बचेगा 14 और प्लस का 4 ये क्या हो जाएगा 18 और 64 और 18 जोड़ेंगे तो 80 और 2 82, 82 बटा 15 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, एक वितरक एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए बेचता है और 24% लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो उसी अंकित मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए ताकि उसके लाभ का प्रतिशत पूर्वतः रहे, जो लाभ पहले था वही सेम रहे। तो देखो सीपी, एसपी और एमपी यानी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस, ठीक है, जो भी बोलते हो आप। तो हमने अंकित मूल्य मान लिया 100 रुपये, 20% की छूट देता है, शुरू में बताया ना, तो 20% छूट देंगे तो इसका 20% 20 यानी कितने में बेचेगा 80 में। 80 में बेचता है क्या होता है भाई 24% लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, सीपी अपने आप में कितना होता है भाई 100%, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100%, 24% लाभ होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 124%। भाई सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 124%, क्योंकि देखो ये अपने आप में 100% है, जो भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 24% लाभ दिया जाता है, लाभ कितना है 24%, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 124%। 124% की वैल्यू क्या है 80, यानी 124% की वैल्यू 80। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 80 बटा 124, 1% की। ठीक है, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100%, तो 100% की वैल्यू निकालें तो गुणा में 100, ये आ गया कॉस्ट प्राइस जो रियल में है इसका। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है देखो, एक बार इसको काटना मत क्योंकि आगे और भी चलेगा। ठीक है, क्यों यहाँ पॉइंटों में आएगा आपको दिक्कत हो जाएगी। आगे क्या बोलता है लिखते जाओ, ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस जो रियल में है। अब क्या है, वस्तु का लागत मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए, इसको 10% बढ़ा दें, ये अपने आप में 100% है। अब इसको 10% बढ़ा दें, 10% का मतलब 1/10, यानी 10 के ऊपर 1 बढ़ जाता है। अभी देखो ऐसे लिखा करो 10%, प्रतिशत आएंगे तो बटा में 100, यानी 0 से 0, 1/10, 10 के ऊपर 1 बढ़ जाता है, यानी 11/10 हो जाएगा मूल्य। ये क्या आ गया नया सीपी। ठीक है, ये हमारा नया सीपी आ गया। अब ये क्या है कॉस्ट प्राइस अभी। ठीक है, अब क्या बोलता है अंकित मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत छूट देना चाहिए ताकि लाभ पूर्वतः रहे। अब ये नया कॉस्ट प्राइस है, लाभ पहले कितना था 24%, अब भी कितना होना चाहिए 24%। तो इसका हम क्या करेंगे, ये अपने आप में 100%, 24% फिर लाभ देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 124%। तो इसका 124% निकाल दो, क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, 124%, प्रतिशत आएंगे तो बटा में 100। ठीक है, दोबारा समझ लो एक बार, भाई 80 रुपये में बेचा जाता है उसको और लाभ कितना होता है 24% का। ठीक है, ये अपने आप में 100% है, 24% वैल्यू बढ़ गई, कितनी होगी 124%, और 124% की वैल्यू कितनी है 80। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 124 से हमने भाग दे दिया, और 100% की निकालेंगे तो गुणा में 100, ये क्या आ गया सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। लेकिन बोलता है कि कॉस्ट प्राइस 10% बढ़ा दिया जाए, तो हमने बढ़ा दिया, उसका 11/10 कर दिया। अब क्या आ गया नया सीपी आ गया ये। अब हमें निकालना क्या है एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब भी लाभ कितना होता है पूर्वतः, यानी पहले जितना होता था उतना ही 24%, ये अपने आप में 100%, तो इसके हमने 124% की वैल्यू निकाल दी। अब क्या आएगा कॉस्ट प्राइस आएगा। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 124 कैंसिल, 0 से 0, 11 गुणा 8, 88 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस आएगी। अब सॉरी सेलिंग प्राइस, यानी 88 में उसको बेचना पड़ेगा, और अंकित मूल्य जितना पहले था उतना ही रहेगा। तो छूट पूछ रहा कितनी मिली, 100 से
वस्तु है 100 रुपये की, कितने बेचता है 88 में, कितनी छूट मिली 12 की, किस पे मिली 100 पे, तो प्रतिशत लगा दो। ठीक है, कितना आ जाएगा 12%। या ऐसे नहीं आता, यूँ कर लो, छूट कितनी है 12, किस पे मिली है अंकित मूल्य पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, ऐसे ही करना पड़ता है। या सीधा भी लगा सकते हो 12%, क्योंकि छूट 100 पे ही है पहले से, ये करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, 12% छूट देनी पड़ेगी अब। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, योजना ए में 24,000 रुपये की धनराशि 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित की गई। योजना बी में 24,000 रुपये की धनराशि 5% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई। ए और बी के बीच ब्याज का अनुपात क्या होगा? भाई दो योजना है, ए और बी, दोनों में सेम धनराशि है 24,000 रुपये। ठीक है, दोनों में सेम धनराशि 24,000 रुपये। ये दिया गया है CSI इन सिंपल इंटरेस्ट, और योजना बी है CI इन कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष है दोनों में, इस समय दर इसमें 8 है, इसमें 5% है, तो दोनों का ब्याज निकाल दो 2 वर्ष का। साधारण ब्याज निकालेंगे तो मूलधन दर कितनी साधारण ब्याज के लिए, योजना ए के लिए 8%, समय 2 वर्ष बटा में 100, 8 गुणा 2 16, 16 से गुणा करेंगे तो 0, 64 6 32 और 6 38, 3,840 रुपये ब्याज होगा योजना ए में। योजना बी में देखो भाई, रेट कितनी है 5%, और 5% को हम क्या लिखते हैं 5/100 यानी 1/20। भाई हर वर्ष ब्याज 1/20 हो जाएगा, जो भी धनराशि उसका ब्याज 1/20। भाई 2-3 तरीके से बता रखा है निकालना, 2 वर्ष का है तो 2 लाइन लगाओ, 3 वर्ष का 3 लगाएंगे। ठीक है, 3-4 तरीके से बता रखा है CI निकालना आपको, तो इसका 1/20 कर दो, कितना आएगा 1,200 रुपये। देखो 0 0 कैंसिल कर दिया, 1,400 को 2 से भाग देंगे तो 1,200। पहले वर्ष का साधारण ब्याज ये, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज ये, साधारण ब्याज है ये। चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, इसका भी 1/20। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 से 60। साधारण ब्याज पूछे तो दोनों को जोड़ दो, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो तीनों को जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 2,460। ये था योजना ए। योजना ए में था ब्याज 3,840 और योजना बी में 2,460। अनुपात पूछा है तो कर दो इसको, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से देखो 12 और 3 15, 10 2 12, 3 से भी, तो 6 से कैंसिल कर दो, 6 से भी होगा ना फिर, 6 6 36, 2 6 6 24, 4 और 1। क्या अनुपात होगा ए और बी के ब्याज का 64:41। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, उस वृत्त के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल 4√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक अन्य वृत्त के क्षेत्रफल का 5 गुना है। भाई 2 वर्ग हैं तो हम इनको एक को ए मान लेते हैं, दूसरे को बी। पहला मान लिया हमने ए है, दूसरा बी। क्या बता रखा है, पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना वो दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का 5 गुना है, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो बी का। विकर्ण क्या होता है भाई, डायगोनल। ठीक है, ये होता है, ये साइड यानी ए, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये क्या होता है विकर्ण। ठीक है, तो दूसरे का विकर्ण दे रखा है, कितना दे रखा है 4√2, उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। जो विकर्ण दे रखा है उस क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं भाई, साइड से निकाल देते हैं हम, A², A गुणा A कर देते हैं। जो विकर्ण दे रखा हो तो हमें पहले साइड निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा ही क्षेत्रफल निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, D²/2, D²/2, डायगोनल का स्क्वायर कर दो, 2 से भाग दे दो, क्या आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो डायगोनल क्या है, दूसरे का 4√2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 गुणा 4, और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2, और बटा में 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दो, क्या आएगा 4 गुणा 4 16, ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल D²/2 होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना, 16 वर्ग सेंटीमीटर।
ठीक है, पूछा क्या है, पहले वर्ग का विकर्ण। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्या है, दूसरे वर्ग के विकर्ण का 5 गुना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पहले का, इसका एरिया निकाल देंगे। और पूछा डायगोनल है इसका ये डी, ठीक है। एरिया कितना हो जाएगा इसका, भाई इसका 5 गुना है, इसका 16 है, तो ये हो जाएगा 16 गुना 5, 80 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। डायगोनल निकालेंगे, डायगोनल क्या होता है भाई, विकर्ण, ठीक है। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारे पास विकर्ण हो तो डी स्क्वेयर बटा 2, क्या आ जाएगा क्षेत्रफल, और क्या दे रखा है इसमें 80, तो बराबर 80 रख दो, यहाँ से डी का मान निकाल दो। डी स्क्वेयर बराबर क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो ये गुणा में, यानी 160, ठीक है। हमें चाहिए मान डी का, तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल दो। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 16 गुणा 10, ठीक है। 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4, और रूट 10 अंदर रह जाएगा, यानी 4 रूट 10। ये क्या है, दूसरे वर्ग का विकर्ण, सॉरी पहले वर्ग का विकर्ण, ये आ गया डी का मान 4 रूट 10, ये पूछा गया हमसे, ठीक है। बिल्कुल आसान है भाई, डी स्क्वेयर बटा 2, ये आपको पता होना चाहिए, पहले साइड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4 रूट 10, ऑप्शन सी। इस शिफ्ट के हमने मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।